हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का। ये हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी है जिसकी क्लास मॉर्निंग में 11 बजे सुबह में हो रही है आपकी, और शाम को 5 बजे आपकी क्लास 8 की ज्योग्राफी की क्लास हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी और इसका भी सिर्फ एक ही चैप्टर बचता है जो कि कल मंडे को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ज्योग्राफी के जितने भी PYQs हैं वो हम स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में 11 बजे, और इवनिंग में शाम को 5 बजे आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी। क्लास 6 की हिस्ट्री पहले हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 7 एंड देन उसके बाद 8। तो हम इस तरीके से करने वाले हैं। तो कल से आपकी ज्योग्राफी के PYQ स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपकी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन से होते हैं। एज यू हैव रेड इन द फर्स्ट चैप्टर, जैसे कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है, द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज लाइफ। मतलब सिर्फ एक अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर जीवन है, जहां पर आप जी रहे हैं, बल्कि ऐसा कोई प्लेनेट नहीं है जहां पर लाइफ है। ह्यूमन बीइंग कैन लिव हियर, बट because the life sustain elements of the land, water and air are present on the earth। ह्यूमन बींग्स यहाँ पर रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रहने योग्य सारे पदार्थ आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आपकी ज़मीन है, जल है और वायु है जो कि अर्थ में प्रेजेंट होती है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट मीन। ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स जोन होता है, अर्थ का जो सरफेस होता है, जहाँ पर 3 मेन कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट के मिलते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जिस सॉलिड पोर्शन पे हम अर्थ के रह रहे हैं उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर मतलब भूमंडल बोलते हैं। The gaseous layers that surrounding the earth is the atmosphere, उसको वायुमंडल बोलते हैं। एटमॉस्फेयर where ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड, जहाँ पर ये सारी गैसेस मिलती हैं। वाटर कवर अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, जो जल है वो उसने अर्थ के बहुत बड़े एरिया को कवर किया हुआ है। दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जलमंडल बोलते हैं। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। मतलब ये तीनों ही रूप में इसकी फॉर्म्स में मिलता है, आइस के फॉर्म में भी होता है, वाटर की फॉर्म में भी होता है, वाटर वेपर के रूप में भी होता है। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन where we find land, water, air together which contains all forms of the life। जो बायोस्फीयर होता है आपका, बायोस्फीयर जो आपका होता है वहाँ पर एक नैरो जोन होता है वो, जहाँ पर आपको लैंड, वाटर, एयर साथ में मिलते हैं, विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ। सबसे पहले हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की, कि लिथोस्फीयर में क्या क्या होता है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन होता है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर्स ऑफ द सॉइल। यहाँ पर रॉक्स भी मिलती हैं और जो थिन लेयर होती है सॉइल की वो भी होती है। दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, विच कंटेन्स ऑर्गेनिज्म, सस्टेन ऑर्गेनिज्म। देयर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पर 2 मेन डिविजन्स होते हैं। द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स, जिनको आप कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। कॉन्टिनेंट्स मतलब आपका हो गया महाद्वीप। और द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन बेसिन, और जो ह्यूज वाटर बॉडीज होती है उनको ओशन बेसिन कहा जाता है। ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। जितने भी ओशन होते हैं दुनिया में वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप अभी मैप देखेंगे उसमें आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर, जो जितनी भी लैंड मासेस है क्या वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये आपको देखना है यहाँ पर। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। जो सी वाटर का लेवल है वो हर जगह सेम है। एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज 0। जो इसका मेजरमेंट किया जाता है लेवल का वो 0 से किया जाता है, जो कि लैंड से आप मेजर करते हैं। यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं ये ओशन है, ये रहा, यहाँ पर ये है, ये साउथर्न ओशन है, ये इंडियन ओशन है, आर्टिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है। ये सारे ओशंस एक दूसरे से देखो यहाँ पर ऐसे ही जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सब जगह पानी ही पानी है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलिए आगे देखते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक
माउंट एवरेस्ट इज जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट की, उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है अबव द सी लेवल। सी लेवल से अगर देखा जाए तो वो इतनी ऊंचाई पर है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 meters is recorded at Marina ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन में एक जगह है मैरीना ट्रेंच, जहाँ पर जो गहराई सबसे ज़्यादा है वो कितनी है? 11,022। वहाँ की जो गहराई है वो नापी गई है। कुड यू इमेजिन दैट द डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी गहरी हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉन्टिनेंट्स की। कॉन्टिनेंट्स, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पर जो महाद्वीप हैं वो 7 हैं। दीज आर सेपरेटेड by large water bodies. These continents are Asia. ये कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. Look at the map on the world figure 5.1 and notice that the greater part of the land mass lies in the northern hemisphere. इसमें आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। एक सेकंड में इसमें दिखाते, ये रहा, ये हो गया पैसिफिक ओशन, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये रहा यूरोप। यहाँ पर ये ही उन्होंने बताया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं एशिया। एशिया की बात करते हैं। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। इसने पूरी अर्थ का 1/3 एरिया को कवर किया हुआ है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इससे ये पास होती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप। एशिया यूरोप से सेपरेट है बाय द ओरल माउंटेन्स ऑफ द वेस्ट। जो कि माउंटेन्स हैं वेस्ट में, उनसे वो सेपरेट है। द कंबाइंड लैंड मासेस ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। उसको यूरोप और एशिया को मिक्स करके क्या बना दिया है? यूरेशिया बना दिया है। अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। एशिया से बहुत ज़्यादा छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द एशिया। द आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट। जो आर्टिक सर्कल है वो इससे गुजरता है। इट इज बॉर्न बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। ये तीनों साइड से वाटर से घिरा हुआ है। आप इसमें मैप में देख सकते हैं यूरोप को। अफ्रीका, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद ये दूसरा है जो कि सबसे बड़ा है। द इक्वेटर ऑफ जीरो लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये जो आपका जो इक्वेटर है वो इसके बीच से होकर गुजरता है। द लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। जो कि लार्ज पार्ट है इसका नॉर्थन हेमिस्फीयर की साइड है। आप मैप में देख सकते हैं। विल फाइंड दैट इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट, जो कि ये एक अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों ही पास होती हैं। मतलब विषुवत रेखा भी हो गई, कर्क रेखा भी हो गई, मकर रेखा भी हो गई। ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं पास होती हैं। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। जो कि सहारा डेजर्ट है, जिस दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है, वो भी अफ्रीका में ही है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज। और ये जो कॉन्टिनेंट है वो हर तरफ से ओशन और सी से घिरा हुआ है, जो आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है नाइल, वो भी अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी इसमें मैप भी हम देखेंगे, पहले ही पढ़ लेते हैं। उसके बाद कहते हैं नॉर्थ अमेरिका। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है? ये थर्ड लार्जेस्ट है। फर्स्ट कौन सा है? एशिया। सेकंड कौन सा है? अफ्रीका। और थर्ड हो गया नॉर्थ अमेरिका। It is like the South America by the very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. जो इसका ये जो continent है ये पूरी तरीके से northern and western hemisphere में है। 3 oceans surrounding this continent. इसके आसपास 3 oceans हैं। इसके आपको नाम बताने हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं आगे। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो साउथ अमेरिका है वो मेनली साउथर्न हेमिस्फीयर की साइड है, विच 2 ओशन सराउंडेड। और इसके आसपास 2 ओशंस है, द ईस्ट एंड द वेस्ट। द Andes world's longest mountain range runs through its length from north to south. जो सबसे बड़ी माउंटेन की जो रेंज है वो यहीं पर है। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर
द अमेजन, जो साउथ अमेरिका में क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है अमेजोन। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, दैट लाइज एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, जो कि साउथर्न हेमिस्फीयर की साइड है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशंस एंड सीज, ये हर तरफ से ओशन और सी से घिरा हुआ है। इट इज कॉल्ड द आइसलैंड कॉन्टिनेंट, और इसको क्या बोला जाता है, आइसलैंड कॉन्टिनेंट्स भी बोला जाता है। ये सारे ओशंस के नेम आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से ओशंस हैं, कौन कौन सी ये वाटर बॉडीज हैं जो इनके साथ में, जैसे कि साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, कंप्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन। ये कहाँ पर है, साउथ पोलर रीजन में। इट इज परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट, और ये परमानेंटली कवर रहता है मोटी आइस की शीट से। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, यहाँ पर कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है। मैनी कंट्रीज हैव रीच रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, बहुत सारी सर्चेज हुई हैं, रिसर्च हुई है यहाँ पर, अलग अलग कंट्रीज ने करी है। इंडिया इज ऑल्सो रिसर्च स्टेशन देयर, इंडिया का भी यहाँ पर है। दीज आर नेम, इसका मैत्री और भारती नाम है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि कौन से स्टेशन है इंडिया का अंटार्कटिक में जिसने रिसर्च के लिए भेजा है, वो है मैत्री और भारती। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की, जलमंडल। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर, जो 71% अर्थ है वो वाटर से ही कवर है। ओनली 29% इज विद द लैंड, जिससे केवल 29% है जिस पर लैंड है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, हाइड्रोस्फीयर में हर फॉर्म में एक वाटर प्रेजेंट होता है। एज रनिंग वाटर इज ओशन एंड रिवर एंड द लेक्स, रनिंग वाटर जो होता है ओशंस में है, रिवर में है, लेक है, आइस है, ग्लेशियर में, अंडरग्राउंड भी वाटर है, एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में भी वाटर है। इन ऑल कंप्राइजेज द हाइड्रोस्फीयर, इस सबको क्या बोला जाता है, हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ फर्दर इज फाउंड इन द ओशंस एंड इट इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज, जो 97% ऑफ वाटर है अर्थ का वो ओशंस में ही मिलता है, जो कि ह्यूमन यूज के लिए नहीं है और वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर, एक लार्ज प्रोपोर्शन है वाटर का, इट इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स और अंडर द ग्राउंड, एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन, बहुत ही कम परसेंट में ह्यूमन के लिए फ्रेश वाटर प्रेजेंट है। इसीलिए सब हर लोग बोलते हैं कि वाटर को सेव करो, वाटर को सेव करो, क्योंकि वो एक बहुत ही कम परसेंट में है। चलिए यहाँ देखते हैं आगे। ये राइस में आप देख सकते हैं यहाँ पर एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका हो गया, फिर आपका आ जाता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और ये यहाँ पर अंटार्कटिका हो गया, यहाँ पर यूरोप हो गया। तो ये आप यहाँ पर देखते हैं। स्क्वायर गिव द फिगर पॉइंट 3 एंड आंसर द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ करना है कि इन फिगर को आंसर देख के फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, जैसे कि नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया, विच इज लार्जर, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बड़ा है या यूरोप बड़ा है, आपको ये ब्लॉक्स को काउंट करके बताना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर देखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यूरोप बड़ा हो गया। इस तरीके से ब्लॉक्स को काउंट करके आपको इनके आंसर्स देने थे। Hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water. वैसे ये ब्लू प्लैनेट है लेकिन यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है। अब हम बात करते हैं ओशंस की। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। ओशन जो होते हैं वो एक बहुत बड़ा पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का। देयर आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ये आपस में सब लोग जुड़े हुए हैं। द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, जो ओशन का वाटर होता है वो हमेशा मूव करता रहता है। द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर्स आर द वेव्स होती हैं, टाइड्स होती हैं, ज्वार भाटा जिसको हम बोलते हैं, एंड द ओशन करंट्स होते हैं। द 5 मेजर ओशंस आर इन द, जो 5 मेजर ओशंस होते हैं, 5 मेजर ओशंस कौन कौन से होते हैं? पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया, साउथर्न ओशन हो गया, एंड आर्टिक ओशन हो गया। इन ऑर्डर ऑफ द साइज, यहाँ पर ये आप उस मैप में, मतलब उस मैप में इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, अगर आप उस मैप को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, तो आपके सारे आंसर्स वहीं पर मिल जाएंगे। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, जो पैसिफिक ओशन होता है वो सबसे बड़ा ओशन है। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, ये
पूरी अर्थ के 1/3 में फैला हुआ है। मरीना ट्रेंच जो डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का वो भी इसी ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, ये शेप में सर्कुलर मोशन में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडिंग इट, ये सारी जो है इसके आसपास है। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशन। अब आपको मैप को देखना है और मैप के आसपास जो कॉन्टिनेंट है उनकी लोकेशन को फाइंड आउट करना है। द अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन, जो अटलांटिक ओशन है वो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड में। इट इज एस शेप, इसकी क्या शेप है, एस शेप है, इस तरीके से है। It is flanked by the North and South America on the western side, western side से North and South America में, and Europe and Africa on the eastern side, और इसकी ईस्टर्न साइड में कौन कौन है, यूरोप और अमेरिका है, अफ्रीका है। The coastline and Atlantic Ocean is highly indented. This irregular and indented coastline provide ideal location for natural harbors and ports. From the point of the view of commerce, it is the vast ocean. अगर हम इस ओशन को व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो ये सबसे बिजी ओशन है, मतलब यहाँ पर जितना भी व्यापार होता है वो सबसे ज्यादा इस ओशन में होता है। द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, ये जो इंडियन हिंद महासागर है वो इंडिया के नाम पर ही रखा गया है। द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, इसकी ट्रायंगुलर शेप है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों साइड से इस तरीके से घिरा हुआ है। द साउथर्न ओशन इन circles the continents of Antarctica and extended northward to 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 60 डिग्री ये साउथ लैटिट्यूड पर है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, द आर्टिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। इट इज connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. It is bounded by northern coast of North America and Eurasia. अब ये यूरेशिया आपको पता है कि यूरोप और एशिया को मिलकर इन्होंने बनाया यूरेशिया। अगर हम बात करते हैं इसकी, द आर्टिक ओशन इज लोकेटेड विद द आर्टिक सर्कल एंड सराउंड द नॉर्थ पोल, यह एक उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित होता है और ये चारों ओर फैला हुआ है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन, ये एक पैसिफिक प्रशांत महासागर का जो छिछला भाग है उससे जुड़ा हुआ है, जिसको बेरिंग संधि के नाम से जाना जाता है। इसको बेरिंग स्ट्रेट को क्या बोलते हैं, बेरिंग संधि के नाम से जाना जाता है। और यह है उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है, जिसको नॉर्थ अमेरिका एयूरेशिया कहा गया है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ गैसेस, अर्थ के चारों तरफ गैसेस होती हैं जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। और दिस थिन blanket of the air is an integral and important aspects of the planet. It provides us with the air we breathe and protect us from the harmful effects of the sun ray. ये एयर क्या होती है, हमें ब्रेथ लेने में, मतलब सांस लेने में हेल्प करती है, और जो हार्मफुल होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं जो कि सन रेज के, उनसे भी ये हमें प्रोटेक्ट करती है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड अप टू आ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स की जो हाइट है वो 1600 किलोमीटर। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड, 1600 किलोमीटर तक के ऊपर होता है, जिसको हम 5 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। दीज लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस, ये जो लेयर होती हैं ये अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होती है, मतलब इसकी जो ऊंचाई होगी पूरी ये 1600 किलोमीटर है। तो इसको 5 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। इसको आप बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर सबसे निचला भाग होता है जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर जिसको समताप मंडल बोलते हैं। उसके बाद आता है मीसोस्फेयर जिसको मध्य मंडल बोलते हैं। उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर जिसको आयन मंडल बोलते हैं। उसके बाद आता है एक्सोस्फेयर जिसको बहिर्मंडल बोलते हैं। तो ये इसकी 5 लेयर्स हो जाती हैं। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो एटमॉस्फेयर है ये मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, विच मेक अप टू द 99% ऑफ द क्लीन अदर गैसेस, और जो बाकी की अदर गैसेज हैं, एक सेकेंड, विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। ठीक है, नाइट्रोजन इज 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, और जो बाकी की जो 1% होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइजेज गैसेज होती हैं। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प टू ग्रो द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑक्सीजन होती है वो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जो नाइट्रोजन होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू परसेंटेज मिनट अमाउंट इट इज इम्पॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब हीट, ये जिस तरीके से हीट को एब्जॉर्ब करती है उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। रेडिएटेड होती है बाय द अर्थ के लिए, देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म, जो कि प्लैनेट को वार्म रखती है। इट इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट, जो डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर की वो हाइट से वेरी करती है। It is maximum at the sea level and you decreases rapidly as we go up. जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो जो हमारा ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि आपने देखा है कि आप पहाड़ों पर जाते हैं तो जो जैसे कि माउंटेन्स पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई करते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन भी रखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम हो जाता है। यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द एयर। वो क्यों होता है? एयर की डेंसिटी कम हो जाती है इसलिए। तो जितने भी क्लाइंबर्स होते हैं जो कि ऊपर जाते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन का इसी तरीके से लेके जाते हैं। दे हैव टू कैरी विद देम, वो अपने साथ रखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर टू बी एबल टू ब्रीथ, क्योंकि ब्रीथ करने में वो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड, जैसे कि ये टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं। The atmosphere exert pressure on the earth. This varies from place to place. ये place to place पर वेरी करता है, मतलब हर जगह सेम नहीं होता है। Some areas experience high pressure. कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो कि हाई प्रेशर वाले होते हैं, सम एरियाज लो प्रेशर वाले होते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो एयर मूव करती है वो हाई टू लो मूव करती है। मूविंग एयर इज नोन एज द विंड, जो मूविंग एयर होती है उसको हम विंड बोलते हैं। अब ये हमारा आता है बायोस्फीयर, द डोमेन्स ऑफ लाइफ। The biosphere is the narrow zone of contact between the land, water and the air. It is in the zone that life that is unique to this planet exists. There are several, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाली इमेज में, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। This is हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। That vary in size from, ये एक ऐसा भाग होता है जहाँ पर बैक्टीरिया से लेकर ह्यूज मैमल्स तक भी रहते हैं, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं यहाँ पर ह्यूमन से लेकर बाकी अदर वो सब इसमें सर्वाइव करते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लैनेट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्लैनेट किंगडम और एनिमल किंगडम के रूप में। द 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट्स विद ईच अदर, ये सब आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं एंड अफेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को बहुत सारे तरीकों में। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, जब हम फॉरेस्ट को कट करते हैं फॉर फुलफिलमेंट आर नीड ऑफ वुड, जब हमें लकड़ी की ज़रूरत होती है, और क्लीन लैंड, हम क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर may lead to fast removal of soil from slopes. Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquake हो गया। जब हम इतना सब कुछ करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस अर्थ में होते हैं जो कि उस पर अफेक्ट भी करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अर्थक्वेक आता है, वो क्यों आता है? वो इसी तरीके से तो आता है जब नेचर में इतने सारे चेंजेस होंगे तो कहीं ना कहीं तो उसका फर्क पड़ता ही है। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी ऑफ लैंड एंड हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली, जैसे कि आपने देखा होगा कि रिसेंटली सुनामी भी आती है, वो किस वजह से? वो इसी वजह से होती है। पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड व सबमर्ज अंडर वाटर, एक पोर्शन है अंडमान निकोबार का जो कि बिल्कुल डूब ही गया है। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। जितना भी वेस्ट होता है जो वो पानी में डाल देते हैं उससे क्या होता है, वो जो वाटर होता है ह्यूमन यूज के लिए वो नहीं रहता। इट ऑल्सो डैमेज अदर फॉर्म्स ऑफ द लाइफ, और वो क्या करता है जितनी भी लाइफ के और फॉर्म्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस ही हैं, और भी जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी बैक्टीरियाज हो गए या छोटे छोटे जो समुद्र में रहते हैं वो हो गए, उनकी लाइफ को भी वो अफेक्ट करता है। Emission from industries, thermal power plants and vehicles pollute air.
एयर का पॉल्यूशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। ये क्या होता है, एयर में और भी ज्यादा पॉल्यूशन हो सकता है। जैसे कि आपने रिसेंटली अभी देखा होगा कि दिल्ली में कितना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है, वो सब इसी वजह से हो रहा है। बट इंक्रीजेज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, वो ग्लोबल टेम्परेचर को भी बढ़ा देता है। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दिस इज दस अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। इन तीनों चीजों में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए, ये चैप्टर आपका खत्म होता है और इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आप अच्छी तरीके से करिएगा तो ये आपको ये चैप्टर और